तो बचपन में आपका सपना यही था कि आपको आईएएस ही बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं था। फिर बचपन का सपने के बारे में बताइए। बचपन का सपना तो मेरा यही था कि अच्छी ज़िंदगी जियो, नैनीताल में घूमो, पहाड़ वादियाँ देखो, चिड़िया देखो, फ़ोटो खींचो, खुश रहो। ओआरएफ असल में क्या है और ओआरएफ क्या काम करता है और लोगों के लिए ओआरएफ के बारे में जानना कितना ज़रूरी है? ओआरएफ अखाड़ा है। अखाड़ा जानते हैं? जो अखाड़े में पहलवानी क्या होता करते है? हैं? पहलवानी करते हैं। पहलवानी करते हैं ना, दंगल होता है अखाड़े में। तो ओआरएफ में भी दंगल होता है। और दंगल किसका होता है? दंगल होता है विचारों का। दुनिया की आप आज हालत देख रहे हो। दुनिया में आज कोई दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है। लड़ने को सब तैयार हैं। सब दूसरे को भला बुरा कहने को तैयार हैं। आप सब जगह देखिए क्या हालत हो रही है। चैट जीपीटी में दुनिया जी रही है, लेकिन चैट जीपीटी के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कि फेमिनिज्म मेरे विचार में जो है, जिस चीज़ का फेमिनिज्म की बात करते हैं ना, ये महिलाओं पुरुष दोनों के लिए है। देखिए दुनिया तो बहुत बड़ी है। भारत की नज़रों में भारत की क्या अहमियत है ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए नेशनलिज्म सिर्फ फ्लैग या झंडे का नहीं होता है। नेशनलिज्म होता है एक सोच का, कि क्या सोच है। आज की सियासत बाग बकरी का खेल हो गई है अगले कुछ सालों में। तो अगले 10-15 सालों में भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये बाग बकरी का खेल कैसे खेला जाए। हमारे भारत के बहुत सारे युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनसे तो सलाह लेनी चाहिए, सलाह देनी नहीं चाहिए उनको। क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। नहीं, जो आजकल के युवा हैं, और मैं सीरियसली बात को बोल रहा हूँ कि कई मायने में ज़्यादा सशक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजय जोशी सर की। और सर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और अभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में चेयरमैन हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू अंशु जी, बहुत खुशी है आज आपके साथ शीरोज टीवी पर आने के लिए, और आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, तो आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। काफी समय से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि आप हमारे पॉडकास्ट में आओ, तो थैंक यू सर। सर सबसे पहले मैं आपको आपसे आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसे बीता और बचपन में आपका क्या सपना था और आपके जीवन की जर्नी के बारे में हमें बताइए। नहीं, बचपन मेरा बहुत सीधा साधा बचपन था, और मैं बहुत साधारण परिवार से आया था। और स्कूल मैंने नैनीताल में किया। एक खुशकिस्मती है कि मेरी पैदाइश नैनीताल की है, बहुत सुंदर जगह है। आप गई हैं कि नहीं गई हैं? जी सर, मैं गई हूँ। हाँ, तो बहुत खूब, आपने देखा कि बहुत खूबसूरत जगह है, और जो वहाँ से वहाँ चला जाता है वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता है। इसी सिलसिले में स्कूलिंग मैंने वहीं की। उसके बाद मन वहाँ बहुत लगता था, बहुत खूबसूरत जगह थी, तो कॉलेज भी वहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद मैं बाहर निकला बहुत सालों बाद, अपना बीए करने के बाद। फिर मैं इलाहाबाद चला गया था मास्टर्स करने, और वहीं करते-करते मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की, अंग्रेज़ी साहित्य में मैंने क्लासेस लेनी शुरू की लेक्चर के रूप में। और फिर मैंने ऐसे ही किसी दोस्त के कहने में आकर के उसको एग्ज़ाम देना था, पास होना था। वो बहुत कीन था कि वो आईएएस बने। मुझको धक्का मार रहा था कि साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे। तो हम दोनों ने बैठ कर के फॉर्म भर दिया, और वैसे ही फॉर्म भर कर के फॉर्म जमा भी हो गया। और मैं तो पढ़ाने में काफ़ी खुश था, मेरी रुचि पढ़ाने में थी। और हुआ ये कि मज़ाक-मज़ाक में वो देते-देते पता चला कि मैं क्वालीफाई भी कर गया, और एकाएक कॉल लेटर भी आ गया, इंटरव्यू भी हो गया, और मैंने पाया कि मैं आईएएस बन गया। सर जब आपने क्वालिफाई किया और आपके पेरेंट्स को ये पता चला, तब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स बहुत खुश हुए। उनकी तो इच्छा शुरू से थी कि मैं आईएएस दूँ, एक एग्ज़ाम दूँ, और मैं दे नहीं रहा था। मैं कह रहा था मैं पढ़ाना ही चाहता हूँ। तो बचपन में आपका सपना यही था कि आपको आईएएस ही बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं था। फिर मेरा बचपन का सपने के बारे में बताइए। बचपन का सपना तो मेरा यही था कि अच्छी ज़िंदगी जियो, नैनीताल में घूमो, पहाड़ वादियाँ देखो, चिड़िया देखो, फ़ोटो खींचो, खुश रहो। वो आज भी मैं करता हूँ। जितना पैदल घूमना है, ट्रेकिंग करना है, ये सब करना है, वो मेरे शौक थे। ड्रामा करना, थिएटर करना, ये मेरे शौक थे। तो नौकरी-वोकरी का ज़्यादा नहीं सोचा था। पढ़ाई में किस्मत से अच्छा था, तो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया आसानी से।
फिर मैंने वहाँ मास्टर्स की, वहाँ मैंने टॉप किया अपने क्लास में, तो मुझे फ़ौरन नौकरी भी मिल गई और मैं वो खुश सब। था अपना, मैं तो पढ़ाते हुए बहुत खुश था हम्म। और कहने पर मैंने रिसर्च भी जॉइन कर ली, पीएचडी भी करने लगा था। ये किसी दोस्त के चक्कर में मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दे दिया। फिर आप थैंकफुल हुए मतलब आप कि आपके दोस्त की वजह से आपने इतनी बढ़िया नौकरी पाई जिसके लिए लोग इतनी दिन रात मेहनत करते हैं और आईएएस बनने के लिए मतलब तो आपने फिर अपने दोस्त को क्या बोला? हुँ? अपने दोस्त से क्या क्या बोला? बोला मैंने, जब 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 मैं पास हो गया तो मैंने उसको पूछा अब क्या करें? बोला अब जॉइन कर लो। तो मैं तो काफ़ी पशोपेश में था कि जॉइन करना है कि नहीं करना है। कई मुझको मुझको कहते रहते थे कि तुम इसी लायक हो कि पढ़ाओ-वढ़ाओ, ये सब तुमसे नहीं होगा आईएएस का काम। शायद वो सही कहते थे, क्योंकि मैंने छोड़ दिया फिर बाद में। 25 साल नौकरी करने के बाद मैंने आईएएस छोड़ दिया। पर 25 साल बहुत अच्छे बीते, मैंने बहुत कुछ सीखा आईएएस से, बहुत जो मुझे सीखने को मिला, ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, देश के बारे में, वो किसी और नौकरी में मुझे नहीं मिलता। तो बाद में मुझे पता चला कि आईएएस में घुस कर के शायद एक अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो सीखने का शौक मुझे हमेशा से था। फिर एक स्टेज आता है जब लगता है कि अब सीखने को ज़्यादा नहीं बचा है, अब शायद कुछ और करना चाहिए। तो उसमें फिर मैंने छोड़ भी दिया। फिर आईएएस का सफर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरी काफ़ी सारी पोस्टिंग्स रहीं, मैं फ़ील्ड में भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ। अब शुरुआत तो ख़ैर एसडीएम की तरह हुई थी। वो भी बिल्कुल आदिवासी इलाके में मध्य प्रदेश का ऑर्डर मुझको अलॉट हुआ था। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट था मुझे याद है, और अलीराजपुर वहाँ पर एक तहसील थी, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी पहली बार। बहुत सुंदर जगह, आदिवासी, भील आदिवासी। तो जितना मैंने लोगों से सीखा है वहाँ के लोगों से, उतना शायद मैंने कभी और नहीं सीखा। 25 सालों में आपने बहुत सारी जगह पे मतलब गए होंगे, बहुत सारी जगह पे पोस्टिंग हुई होगी। सबसे बेहतरीन जगह आपको कौन-सी लगी और कौन-सी वो जगह थी जो आज भी आप याद करते हो कि यहाँ ये मेरे लिए सबसे बेस्ट थी, मेरे जीवन की सबसे बढ़िया जगह? देखिए, ऐसी कोई कोई स्थान नहीं होता है जो जीवन का सबसे बढ़िया जगह स्थान होता है। हर चीज़, हर जगह और हर पोस्टिंग जो मैंने की है, उसमें बहुत मज़ा आया। और चाहे चाहे झाबुआ हो, झाबुआ से फिर मैं बस्तर भी गया हूँ, मैं मुरैना भी गया हूँ, भिंड भी गया हूँ। मैंने कई मुश्किल इलाके भी देखे हैं, बहुत सुंदर इलाके भी देखे हैं, और मध्य प्रदेश बहुत ही सुंदर राज्य है। पहले तो विस्तृत था, बड़ा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक एक हुआ करते थे, वो ज़माना था, उसके बाद अलग-अलग हो गए। तो पूरा-पूरा मध्य प्रदेश देखा है और बहुत सुंदर राज्य है, बहुत अच्छे लोग वहाँ के थे। तो कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मुझे लगा हो कि मुझे ये नहीं कर मज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं था। सर आपने आईएएस की जॉब छोड़ा, उसके बाद आपने ओआरएफ को जॉइन किया। तो ओआरएफ तक पहुँचने का सफ़र आपका कैसा रहा? ओआरएफ, देखिए ओआरएफ जॉइन करने का कारण मेरा यही था कि मैं कुछ साल पहले मध्य प्रदेश छोड़ कर के फिर भारत सरकार में जैसे होता है, मैं डिप्यूटेशन पर आया था, और 5-6 साल का मेरा डिप्यूटेशन था। उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद कुछ और करना चाहिए। सरकारी नौकरी बहुत कर ली, और उस समय मेरा, देखिए शुरुआत मैंने कैसे की थी, शुरुआत मैंने की थी एज अ शिक्षक, टीचर, रिसर्च। तो फिर इच्छा हुई कि क्यों ना वापस उसी क्षेत्र में जाकर के रिसर्च किया जाए, कुछ पढ़ाई लिखाई फिर से की जाए। हम्म, बहुत बहुत कर ली नौकरी इस प्रकार की, इसमें मज़े हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था और काम करने का मौका भी मिला। लेकिन फिर एक इच्छा हुई कि किसी एक क्षेत्र में घुस करके वापस रिसर्च के की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ओआरएफ में मुझे एक ऑफर मिला था कि आके देख लो, ज्वाइन करके देख लो कैसा है। तो मैंने एज अ फेलो वहाँ ज्वाइन किया था। तब तब ये नहीं सोचा था कि मैं ज्वाइन कर लूँगा इनको। मेरी तब भी इच्छा यही थी कि चलो 2 साल करके फिर वापस चले जाएँगे, वापस आईएएस में। आईएएस छोड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन 2 साल काम करने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि मन किया कि शायद और रुक सकें, और फिर मुझे उसका जो जो संस्था चलाने वाले थे उन्होंने ऑफ़र दिया कि आप इसको जो है, इसको हेड क्यों नहीं कर लेते हो? तो इस प्रकार से मेरा सफ़र, तब मैंने डिसीज़न लिया। काफ़ी सोचा, यही टाइम है अच्छा, अगर छोड़ना चाहते ये टाइम है, रिसर्च का काम अच्छा लग रहा है, जॉइन कर लो। मैंने आईएएस में से रिटायरमेंट लेकर के ओआरएफ जॉइन कर लिया। ओआरएफ के बारे में अगर लोगों को जानना है, तो आप विस्तार से बताइए कि ओआरएफ असल में क्या है? और
ओआरएफ क्या काम करता है और लोगों के लिए ओआरएफ के बारे में जानना कितना जरूरी है? ओआरएफ अखाड़ा है। अखाड़ा जानते हैं? जो अखाड़े में पहलवानी क्या होता करते हैं, है? पहलवानी करते हैं। पहलवानी करते हैं ना, दंगल होता है अखाड़े में। हम्म, तो ओआरएफ में भी दंगल होता है। और दंगल किसका होता है? दंगल होता है विचारों का, आइडियाज का दंगल होता है। जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे लोगों के दिमाग में, अलग अलग ढंग की सोच आएंगी किसी भी समस्या के बारे में। समस्याएं क्या क्या हैं? आज आप ही जानते हो कि दुनिया में कई सारी समस्याएं हैं। तो ओआरएफ एक पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि नीतियां कैसी होनी चाहिए, चाहे समाज के प्रति दृष्टिकोण, इकोनॉमी के प्रति दृष्टिकोण, एनवायरनमेंट के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, या जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या रुख होना चाहिए, बाकी देश क्या सोच रहे हैं, भारत क्या सोच रहा है, इस सब के बारे में और क्या सोचना चाहिए। तो ये सब तभी होता है जब अलग अलग ढंग के विचारों का आपस में एक क्लैश हो, दंगल हो उनका। तो उसके लिए वो दंगल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर प्रकार के विचार सामने आए, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, डिबेट हो इन चीजों के बारे में, तभी सही रास्ता निकलता है। बिना डिबेट के कोई सही रास्ता नहीं निकलता है। तो ओआरएफ एक ऐसी संस्था है जो विश्वास करती है कि हम लोग जो हैं विचारों के साथ काम करते हैं, विचारधाराओं के साथ काम नहीं करते हैं। और विचार स्वच्छंद होने चाहिए, खुले होने चाहिए, और हर व्यक्ति को छूट है कि अपने विचार रखे, अब रिसर्च के तौर पर रखे, सोच समझ के रखे और अच्छी रिसर्च करके रखे। तो ये ओआरएफ का काम है, वही हम लोग करते हैं। उसके अलावा हम लोग कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं जिसमें कि लोग इकट्ठा हों, आएँ दुनिया भर से। एक आपने नाम सुना होगा रायसीना डायलॉग का, जो कि शुरू हुआ था 2014 के बाद, और अब करीब उसके उसके 10 संस्करण हो चुके हैं, और वो विश्व की एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बन चुकी है जो कि भारत में होती है, जिसमें आज की तारीख में करीब 110-120 देश हर साल आकर के हिस्सा लेते हैं, और ये हर साल लगातार तब से लगातार चली आ रही है। तो इस प्रकार के कई सारे और भी आयोजन हम भारत में भी करते हैं, विदेशों में भी करते हैं, और हमारे कई पार्टनरशिप्स हैं जो कि सुदूर देशों में हैं। तो सब जगह हमारा काम यही है कि कैसे दुनिया की तरफ खिड़की यहाँ खोलें, और बाहर जो है दुनिया में जाकर के खिड़की खोलें कि भारत में क्या हो रहा है, भारत क्या है, ये लोगों को समझाएं। सर, जैसे आपने बात किया था कि हम लोग आइडिया पे और विचारों पे काम करते हैं, तो मैं आपसे उन विचारों के बारे में जानना चाहती हूँ, वो किस तरीके के विचार होते हैं? क्योंकि शायद मैं नहीं जानती ओआरएफ के बारे में, तो आप मुझे और सरल भाषा में समझा दीजिए कि किस तरीके के विचार होते हैं, ताकि मेरे लिए आसानी हो सके। आप किसी भी समस्या के बारे में सोच लीजिए। जैसे आपने बहुत सुना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण संकट में है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, और जो एयर क्वालिटी है बहुत ख़राब हो रही है। तो इसके बारे में क्या समाधान होने चाहिए, ना सिर्फ भारत में, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ तक आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, सब बोलते हैं तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, मीथेन बढ़ रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से कई सारे जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे टापू वाले देश हैं, समुद्र के किनारे हैं, उन पर खतरा मंडराने लगा है कि सी लेवल बढ़ करके वो डूब सकते हैं। वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तो एक समस्या पूरी दुनिया में है। इसका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है, ये मुश्किल है। देश तो अपनी नीति बना करके इसको समाधान कर सोच सकता है, लेकिन जब ये काम पूरी दुनिया को एक साथ करना है, और दुनिया की आप आज हालत देख रहे हो, दुनिया में आज कोई दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है। लड़ने को सब तैयार हैं, सब दूसरे को भला बुरा कहने को तैयार हैं। आप सब जगह देखिए क्या हालत हो रही है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, गाजा में लड़ाई हो रही है, कहाँ लड़ाई नहीं हो रही है। सब 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 अपनी अपनी लकीरें खींच के बैठे हुए हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो ऐसी दुनिया में अब कैसे, बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। ये जो बड़ी समस्याएं हैं, इनके बारे में कौन सा रास्ता आगे निकाला जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आज है, और ये एक चैलेंज है, इसमें हम थोड़ी बहुत प्रयास करते हैं कि कैसे लोगों को आपस में ला करके ऐसे समाधान निकाले जाएं जो कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनके बारे में कोई आगे रास्ता निकल पाए। नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, वो सभी जानते हैं।
हम लोग बात करते रहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने वाला है, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पर कर सकता है। लेकिन आज उतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि जो एक माहौल था दुनिया में पहले, जिसके बारे में प्रगति की बात करते थे, विकास की बात करते थे, वो मैं कहूँगा एक तरीके से बिल्कुल ठप पड़ गया है। दुनिया में आजकल कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। आजकल हम बिल्कुल दूसरे फ्रेमवर्क में चले गए हैं, जहाँ नॉन कोऑपरेशन होता है। हर देश सोचता है कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। हर आदमी, हर देश अगर दूसरे की मदद करने की बजाय सबसे पहले कतार में लगना चाहेगा, तो फिर समाधान तो किसी का नहीं है ना। दुनिया तो सबके लिए एक ही है, इसी दुनिया में सबको रहना है। तो ऐसे में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए किसी देश की, हमारी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग विचार करने की कोशिश करते हैं। तो सर किस तरीके की पॉलिसीज आपने बनाई हुई है? हम पॉलिसी बनाते नहीं हैं। पॉलिसी बनाने का काम सरकार का होता है, सरकारों का होता है। जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं और संस्थाएं हैं, WHO है, इस प्रकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पॉलिसी डायरेक्शन जो बनते हैं वो लोग बनाते हैं। हम लोग तो सिर्फ विचार देते हैं। विचार सुनना चाहें तो ठीक, नहीं सुनना चाहें तो ठीक, लेकिन लोग हमारे विचार सुनते हैं, लोग हमारे विचार पढ़ते हैं और उसका कुछ ना कुछ असर होता है। तो सर भारत के अलावा आप किन और देशों के साथ ये काम कर रहे हैं? और भारत की ही बात करें तो भारत में कौन से ऐसे एरिया हैं कि जिनमें आप ज़्यादा काम कर रहे हैं? क्योंकि भारत के कुछ-कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब प्रदूषित हो रखे हैं। तो आप भारत में कौन से एरिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा काम ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में एक होता है। दूसरा हमारा काम हो रहा है इकोनॉमी के क्षेत्र में, हम लोग करते हैं। तीसरा हमारा काम होता है जो पॉलिसी महत्वपूर्ण है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े बदलाव आ रहे हैं। आज आप इंटरव्यू की तैयारी की, आपने चैट जीपीटी खोला कि नहीं खोला? हाँ जी। खोला ना? हुँ। आजकल तो चैट जीपीटी पे ही दुनिया जी रही है। चैट जीपीटी पे दुनिया जी रही है, लेकिन चैट जीपीटी के साथ भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। हुँ। तो ये बहुत तेज़ी से युग बदल रहा है। रोज़ हर दिन कोई ना कोई नई खोज होती रहती है और इस माहौल में एक माहौल कुछ साल पहले ये था कि लोग सोचते थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो सब लोग आपस में मिल करके कॉमन एक प्लेटफ़ॉर्म बना करके, कॉमन टेक्नोलॉजी बना करके, साथ मिल करके, कोऑपरेट करके समाधान निकाल लेंगे। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज हर देश इस स्थिति में है, वो कहता है कि मेरा वर्चस्व पूरा रहेगा मेरी टेक्नोलॉजी पे। हुँ। मैं अपने लिए सोचूँगा, मैं दूसरे के लिए नहीं सोचूँगा। हुँ। अमेरिका से शुरुआत हुई है, हुँ। बाकी सब देश, अमेरिका ने पहल की है, बाकी सब देश कहते हैं अगर हम पीछे छूट गए तो क्या होगा? बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी समस्या आज खड़ी हो गई है हर पॉलिसी के क्षेत्र में, हुँ। चाहे टेक्नोलॉजी पॉलिसी हो, चाहे आपकी एनवायरनमेंट की पॉलिसी हो, क्योंकि जैसा मैंने एनवायरनमेंट के बारे में बोला कि ये तो कॉमन है, सब लोगों के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि कोई एक देश इसका समाधान ढूँढ सकता है। हुँ। टेक्नोलॉजी का भी यही है, क्योंकि आज आप चैट जीपीटी में जो देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि भारत में बन रहा है, वो मेड इन इंडिया नहीं है, हुँ। वो दुनिया भर का है। सब जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल। और अगर वो इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गई तो चैट जीपीटी बंद हो गया। तो आप भी चैट जीपीटी आपके लिए किसी काम का नहीं रहा। हुँ। अगर आपको बड़ी वो इन्फॉर्मेशन मिलनी बंद हो जाती है, जो आप सर्च करके ढूँढते हैं। तो अगर दुनिया इस प्रकार से जुड़ गई है और ऐसी जुड़ी दुनिया में हम अलग-थलग होने की बात करें, हुँ। तो एक ये विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है हर पॉलिसी क्षेत्र में। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा है कि भारत आगे जा कर के, भारत देश है जो अफ्रीका के देश हैं, वेस्ट एशिया के देश हैं, तो छोटे-छोटे देश हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? हुँ। अगर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ टेक्नोलॉजी पर कब्ज़ा करके हुँ, लोगों का दिमाग, आजकल आप देखते हैं कई तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आती हैं, हुँ। अच्छी, बुरी, गलत। व्हाट्सएप पर भी कितनी झूठी इन्फॉर्मेशन आती है, हुँ। बकवास आता है कई सारा, तो पहली बार सोचना पड़ता है कि सही कि गलत है, क्या लिखा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी अपने चैलेंजेस अलग क्रिएट करती है। हुँ। तो कैसे टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, आज कई सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। हुँ। तो पॉलिसी क्षेत्र यही है कि ये जो रोज़ नया चैलेंज खड़ा होता है, इनके बारे में
क्या रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, किस तरीके का लेजिस्लेशन होना चाहिए, किस तरीके का रेगुलेशन होना चाहिए। ये पॉलिसी डोमेन है, इसमें हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। सर जैसे अभी आपने बात किया था फेक न्यूज़ का कि बहुत बार फेक न्यूज़ भी आती हैं। हाँ, तो बहुत बार नहीं, अक्सर फेक न्यूज़ हाँ, आती है। तो सही न्यूज़ बहुत कम आती है। तो आप इन फेक न्यूज़ से कैसे डील करते हैं और कैसे मतलब समझते हैं कि ये देखिए, फेक न्यूज़ है और ये रियल फेक न्यूज़ है? न्यूज़ से हम डील नहीं कर सकते हैं। फेक न्यूज़ से फेक न्यूज़ को पढ़ने वाला ही डील कर सकता है। तो कैसे जो जनता है, जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं फेक न्यूज़ के, उनमें ये ज्ञान आए अल्टीमेटली कि वो पता लगा सकें, क्योंकि टूल्स उसके लिए भी हैं, पता लगा सके कि ये जो न्यूज़ है, इसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ, ये वीडियो कुछ सही नहीं लगता है। ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा के दृष्टि से किया जा रहा है। इसमें किसी का कुछ ध्येय है, एजेंडा है। वो एक दृष्टिकोण आपके ठूँसना चाह रहा है आपके दिमाग में कि यही सही है। तो कैसे, वही जो मैं कह रहा हूँ कि विचारों का दंगल बहुत ज़रूरी है कि इसका विरोधी क्या है। एक दूसरी भी तो खबर हो सकती है। शायद दूसरा पक्ष भी तो इसका हो सकता है, वो दूसरा पक्ष क्या है। तो हर आदमी को सजग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ पे आज जो आप देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कीजिए। हमेशा सोचिए उसका दूसरा पक्ष भी होगा, इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल कैसे रहा है। तो विचारों का दंगल जो थिंक टैंक में होता है ना, आज चैट जीपीटी तो हर विचारों का दंगल वहीं हो रहा है, आपके दिमाग में हो रहा है। आपके हाथ में वो टूल्स भी हैं सर्च करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते हैं। तो ये एक नई प्रकार की दुनिया में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो अच्छा है जो आपको टीचर ने बचा दिया, बिल्कुल सही है, टीचर गलत बोल ही नहीं सकता है। जो माँ-बाप ने बता दिया बिल्कुल सही है, वो गलत बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन आज हर चीज़ पर उनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों बोला जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फेक न्यूज़ का जो एक्चुअल आप पूछते हैं फेक न्यूज़ का इलाज क्या है, फेक न्यूज़ का सिर्फ यही इलाज है। सर जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान है या मतलब शहर एरिया में ज्यादा अवेयरनेस होती है तो उनको आइडिया रहता है कि हाँ ठीक है कि ये फेक न्यूज हो सकती है या ये फेक न्यूज है। लेकिन बात करें कि गांव एरिया की, जैसे कि मेरे माता पिता ही हैं या मेरे भाई बहन हैं, हाँ जी। उन वो इतने एजुकेटेड नहीं है या उनमें इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। वो लोग कैसे इस चीज से निपटें, वो कैसे डील करें क्योंकि उन्हें नहीं पता। और बहुत सारे ऐसे गांव एरिया हैं जिनको पता ही नहीं कि बहुत बार मतलब कितनी बार कितनी न्यूज़ का शिकार भी हो जाते हैं। तो उन तक वो अवेयरनेस कैसे हम लोग लेके आएँ? देखिए, वही तो एजुकेशन का काम है और वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि आज सबके हाथ में, जो आपके हाथ में ये टेलीफ़ोन है ना, वो एक बहुत बड़ा वो वो शस्त्र बन गया है। अस्त्र भी बन गया, शस्त्र भी बन गया है। आपको बचाने के लिए भी और दूसरे को मारने के लिए भी। तो उसका दोनों अस्त्र और शस्त्र के रूप में सही इस्तेमाल हो। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है ना, सबसे पहली चीज़ फेस वैल्यू पर उनको भी सिखाना पड़ता है। सब सब और कुछ समय में सब सीखते हैं। मुझे अच्छी तरह ख़्याल है कि हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी जो आप बात कर रही हैं ना, सबके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। लोग कुछ भी पढ़ते रहते हैं, कुछ भी मानने लगते हैं कुछ समय में। धीरे-धीरे देखिए ऐसा है कि सच्चाई दबती नहीं है, वो सामने आती है। फेक न्यूज़ फैक्ट को कवर नहीं कर सकती है। कहानी बन सकती है। सब कहते हैं कि कहानी बना लो, कहानी बहुत है, कोई भी कहानी चल दौड़ा लो। कहानी दौड़ेगी सिर्फ उतनी दूर तक जहाँ तक उसके पाँव हैं, उसके बाद टूट के लड़खड़ा के गिर जाती है। कहानी से इतिहास नहीं बदलता है और कहानी से आगे भविष्य क्या होगा वो भी नहीं बदलता है। कहानी कहानी ही रहेगी। तो ये सीख धीरे-धीरे आती है और ये सीख आने में समय लगता है। देखिए जब पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आया था, पहले तो लोगों को पढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिलता था ना। जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तब भी ऐसे ही हुआ था। लोगों को यही अंदेशा था, लोग तो छाप के कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ भी कहानी बना सकते हैं, कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। तो तब भी बहुत अपोज़िशन हुआ करता था इसका, कि पैम्फलेट नहीं बनने चाहिए, प्रिंटिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज हम कहते हैं कि भई प्रिंटिंग तो सही है, ये गलत हो रहा है। कई जनरेशंस लगी हैं सीखने में कि इस मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ भी समय लगेगा,
ऐसा नहीं है कि समय नहीं लगेगा, तुरंत रातों-रात होगा। लेकिन वो धीरे-धीरे हम देखते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में भी देखते हैं, अपने परिवार में भी देखते हैं कि लोग समझते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल में समझ में उनके आने लगता है कि क्या ये जो हम देख रहे हैं वो सही है या सही नहीं है? इसके बारे में प्रश्न क्या करने चाहिए? और यही प्रश्न करने की जो क्षमता है, वो जो नई सोच है, आज सही प्रश्न करना आना चाहिए, जवाब आपको मिल जाएगा। जवाब तो आपको चैट जीपीटी दे देगा, उस पर भी प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। उसके भी कई बार उत्तर गलत होते हैं। तो बार-बार वही प्रश्न कर दोहराना, ढूँढना, वो एक चैलेंज है और वही सोच एक तरीके से मैं कहूँगा कि आदमी का जो एक मेंटल लेवल है ना, उसका एक विकास, एक उछाल। हम सब एआई की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ होने वाली है। अरे नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तेज़ होगी ही। आदमी का दिमाग भी उसके आगे कूद मारेगा और मारना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपने ज़िक्र किया था कि आप ऊर्जा पे भी मतलब विचार करते हैं, फिर उसके बाद काम भी करते हैं। ऊर्जा पर पहले मैं काम करता था, फिर बाद में विचार करना शुरू किया। अच्छा, हाँ, पहले मैंने जो है जहाँ तक अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं ना, मैंने जब मैं आईएएस में था, तब मध्य प्रदेश की जो संस्था है जो कि विंड फार्म्स लगाती थी, फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट्स लगाती थी, उसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा था। तो 3-4 साल मैंने इस प्रकार की सौर ऊर्जा, विंड एनर्जीज़ पर बहुत सारा काम किया और लगाए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद किस्मत की बात है कि मैं जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जैसे कि ऑयल, गैस, तेल, पेट्रोल, इस वाली मिनिस्ट्री में पोस्ट हो गया, जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैंने कन्वेंशनल में भी काम किया है, नॉन कन्वेंशनल में भी काम किया है। उसके बाद थिंक टैंक में आकर के उसके बारे में सोचना शुरू किया, काम करने के बाद। काम करने के पहले सोचना चाहिए, पर मैंने काम करने के बाद सोचना शुरू किया। बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब। और मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना भी चीज़ें होती हैं। और इस इंटरव्यू से पहले मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अभी कोई पूछे तो शायद मैं बहुत विस्तार पूर्वक से बता सकती हूँ। तो सर जो आपका मतलब ओआरएफ है, तो क्या इसमें महिलाएँ भी काम करती हैं? जी हाँ, हमारा तो संस्था ऐसी है जहाँ महिलाएँ ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। क्योंकि देखिए दिमाग महिलाओं का ज़्यादा अच्छा चलता है। महिलाएँ सोचती हैं, पुरुष सोचते नहीं, पुरुष सिर्फ़ काम ही करते रहते हैं। सर जब आप महिलाओं पे मतलब महिलाओं के साथ इतना काम कर रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है सिरोस टीवी, तो हम लोग भी मतलब महिलाओं के लिए मतलब फेमिनिस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा, जो ये प्लेटफॉर्म है। तो इससे ही रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप देखते हैं कि आजकल फेमिनिज्म पे बहुत ज्यादा बात होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फेमिनिज़्म आपकी नज़रों में क्या है? क्या ये सिर्फ़ महिलाओं के अधिकारों की बात रह गई है, या आपकी नज़रों में इसकी कोई और डेफ़िनिशन है? देखिए फ़ेमिनिज़्म मेरे विचार में जो है, जिस चीज़ का हम फ़ेमिनिज़्म की बात करते हैं ना, ये महिलाओं पुरुष दोनों के लिए है। क्योंकि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को सीखना है। तो एक जो ये जो एक डिवीज़न हम लोग क्रिएट कर देते हैं ना, महिला और पुरुष, एक एक मैस्कुलिन और फेमिनिन का, वो मेरे विचार में वो गलत है। पुरुषों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है सीखना कि फेमिनिज़्म क्या है? महिलाओं को क्या परेशानी आती है, उनकी लाइफ़ क्या है? हम सब लोग अपने-अपने पिंजरे में बंद रहते हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? लोगों उनके विचार क्या हैं, उनकी अपेक्षाएँ क्या हैं? दुनिया बदल रही है, वो भी आज इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और क्यों ना हों? कि कैसे वो सशक्त होंगे? और ये सिलसिला ऐसा है कि कई सालों से चला है। मैं कहूँगा कि ये पिछली सदी में शुरू हुआ था, ये फेमिनिज़्म का पूरा मूवमेंट, और इसने बल पकड़ा था। आज जो है फिर एक समय आ रहा है जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ तो फेमिनिज़्म बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो रूढ़िवादी ताकतें हैं वो फिर से आगे आकर के फेमिनिज़्म को दबाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो मैं दंगल की बात कर रहा हूँ बार-बार कि दंगल, 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 ये दुनिया में दंगल चलता रहता है। तो ज़रूरी है कि महिलाएँ और पुरुष दोनों एक साथ, जहाँ तक विमेन्स राइट्स का सवाल है, विमेन्स एस्पिरेशंस का सवाल है, उसके बारे में दोनों को जागरूक बराबर रूप से बनाया जाए। हमारे यहाँ गलती सबसे बड़ी ये होती है कि हम कभी बच्चों को, लड़कों को नहीं सिखाते हैं। क्यों गलती होती है? क्योंकि बचपन से बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लड़कों को नहीं सिखाया जाता है। उन लड़कों को बताया जाता है कि भई तुम तो बॉस हो,
तुम्हारी सब आकर के सेवा करेंगे। महिलाओं का काम है तुम्हारी सेवा करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो ये जो एटीट्यूड है, जो एक सामाजिक एटीट्यूड पैदा होता है ना, फेमिनिज्म अगर सक्सेसफुल तभी होगा और बस सही मायने में जब ये सीख हम उन बच्चों में डालना शुरू करेंगे बचपन से कि जो राइट्स हैं इक्वल हैं, वो आपको सीखना है बचपन से कि ये भेदभाव नहीं हो सकता, राइट्स इक्वल होने चाहिए। सर टाइम कम है और सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने इम्पोर्टेंट सवाल जल्दी-जल्दी कवर कर लेती हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं ओआरएफ से कैसे जुड़ सकती हूँ, या हम एसिड सर्वाइवर्स ओआरएफ के साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं? पहले सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट देखना शुरू करिए, हमारे वीडियो देखना शुरू करिए, क्योंकि वो सब कुछ जो हम लोग लिखते हैं, छापते हैं, बोलते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। हम लोग कुछ छुपा हुआ सीक्रेट नहीं रखते हैं। वो सब लोग हम फ्रीली अवेलेबल है, जिसको देखना है, जिसको पढ़ना है, जिसको परीक्षण करना है कि हम क्या हैं, कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, वो सबके सामने है। आप सोच सकते हैं, आप कह भी सकती हैं, और कुछ सब आपको मतभेद भी हो सकता है कि भैया बकवास बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता है, आपको खुली छूट है। तो ओआरएफ एक खुली किताब है। तो हम लोग वेबसाइट पर सब कुछ डालते हैं, कहाँ से हमारा पैसा आ रहा है, कौन हमको पैसा दे रहा है, हम किस क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं, वो सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी देख सकता है, हमारी बैलेंस शीट सब हर कोई देख सकता है। सब कुछ खुली किताब है। तो आप सबसे पहले अगर जुड़ना चाहती हैं तो मैं कहूँगा कि ऑडियंस बनिए हमारी, और उसके बाद तो जुड़ने के आपको खुद ही कई तरीके मिलेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर, मोस्ट वेलकम। सर जुड़ी या नहीं, मैं जुड़ गई। आप मतलब समझिए कि आज सही कि मैं आपके साथ जुड़ गई, और हम सभी लोग आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे, और आपके पास मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी नॉलेज है जो हम लोगों को पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए डेफ़िनेटली हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। और अगला सवाल मेरा है आपसे कि दुनिया की नज़रों में भारत की क्या अहमियत है? देखिए, दुनिया तो बहुत बड़ी है। भारत की नज़रों में भारत की क्या अहमियत है, ज़्यादा ज़रूरी है। भारत क्या है? भारत को कहाँ जाना है? भारत के नागरिक भारत के बारे में क्या सोचते हैं? वो ज़्यादा अहमियत रखता है कि हमारे अपने एस्पिरेशंस क्या हैं जाने के लिए। तो एक एक भारतीयता क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न। तो इस बारे में जो डिबेट है, वो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। तो सब हर लोग बात करते हैं नेशनलिज्म की, नेशनलिज्म होना चाहिए। देखिए, नेशनलिज्म सिर्फ फ्लैग या झंडे का नहीं होता है। नेशनलिज्म होता है एक सोच का, कि क्या सोच है। हम लोग देश के बारे में, अपनी अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी वैल्यूज़, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? हम लोग क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में? दुनिया हमारे बारे में तभी सोचेगी ना जब हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। तो हमारी दुनिया के बारे में क्या सोच है? क्या हम दुनिया को एक वास्तव में, ना सिर्फ दुनिया को, लेकिन मैं कहूँगा पूरे पर्यावरण को किस रूप में देखते हैं? हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वासुदेव कुटुंबकम सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, दुनिया में रहने वाले आदमियों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, पशुओं के लिए भी है, जैव चीज़ों के लिए भी है, अजीवित चीज़ों के लिए भी है, नदियों के लिए भी है, नालों के लिए भी है, हर चीज़ के लिए है। सब एक कुटुंब है। ये हमारी सोच है, ये भारत है। तो जब ये सोच हम अवतरित करेंगे अपने अंदर, तब दुनिया में हमारी पूछ होगी, और वास्तव में सही ढंग से कि सब लोग, हाँ, इस कुटुंब का सब, ना सिर्फ लोग बल्कि दुनिया में पैदा हुई हर चीज़, दुनिया में मौजूद हर चीज़, चाहे वो पशु है, पक्षी है, वो सब इस कुटुंब का हिस्सा हैं। सबका अपना-अपना स्थान है, उनका आदर होना चाहिए, तभी हम पर्यावरण का आदर करेंगे। तो सही में मेरे मायने में ये है भारत, और यही भारत की सोच होनी चाहिए। सर आने वाले समय में, मतलब आने वाले 10-15 सालों में भारत के लिए कौन-सी सबसे बड़ी चुनौतियाँ होंगी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आज भारत क्या भारत के साथ कई और देशों के सामने है, कि फिर बाघ-बकरी का खेल शुरू हो गया है। हुँ, पहले दुनिया में जो सियासत चलती थी, शतरंज की सियासत थी। शतरंज लोग खेलते थे, हुँ, आपस में चालें चला करते थे। और पर शतरंज का खेल जो होता है ना, 2 बराबर-बराबर वाले हिस्से वाली पार्टीज़ के बीच में होता है। हुँ, बाघ-बकरी का खेल दूसरा होता है।
बाघ क्या होता है? बाघ को तो सिर्फ बकरी को मारना है और खाना है। हम्म, और बकरी को अपने आप को बचाना है बाघ से। बाघ बकरी का खेल खेला है कभी? ये खेल होता है। सर और मैंने तो नहीं और खेला। गांव बहुत बहुत सारे गांव में खेला जाता है। हमारे यहाँ तो लड़के को खेल ही नहीं खेलने देते। नहीं, जैसे शतरंज का खेल होता है ना, बाघ बकरी का खेल होता है, जिसमें एक एक जैसे आप बाघ बन जाइए हम्म, और मैं बकरी बन जाऊंगा। बकरी के पास एक ही चीज होती है कि बाघ एक होता है, हम्म, बकरियां कई 5, सारे 6, होते हैं। 7 होती हैं। जी। बकरियों का काम है बाघ को घेरना, हम्म, बाघ का काम है बकरियों को खाना। हम्म, बकरी बाघ को खा नहीं सकती है, लेकिन बकरी बाघ को घेर सकती है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से इससे क्या पैगाम मिलता है? हम्म, तो जो सबसे शक्तिशाली है, जो बाघ है, जिसमें ताकत है, जिसमें शक्ति है, हम्म, उसको कैसे बस में किया जाए, वो एक ही तरीके से हो सकता है। हम्म, कैसे? क्या सिखाता है बाघ बकरी का खेल, बताइए? बचना, बचना नहीं, घेरना। घेरना। हम्म, घेरोगे कैसे? मिल करके घेरोगे, इकट्ठा होके। आपस में। आपस में अपनी अपनी चालें जोड़ जोड़ करके, सोच करके कि क्या करना है, बाघ को कैसे घेरा जाए। तो आपस में जब तक सामंजस्य नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, बाघ बकरी का खेल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आज की सियासत बाघ बकरी का खेल हो गई है अगले कुछ सालों में। तो अगले 10-15 सालों में भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है कि बाघ बकरी का खेल कैसे खेला जाए। बिल्कुल। सर मेरा आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, हमारे भारत के बहुत सारे युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? उनसे तो सलाह लेनी चाहिए, सलाह देनी नहीं चाहिए उनको। क्योंकि आपके पास बहुत देखिए, सारा एक्सपीरियंस है। नहीं, जो आजकल के युवा हैं, और मैं सीरियसली बात को बोल रहा हूँ कि कई मायने में ज़्यादा सशक्त हैं। और उनके पास, देखो हम लोग तो हमारी जनरेशन तो ऐसी है ना, जो चैट जीपीटी भी नहीं समझती है कई मायने में। क्या उससे कर सकते हैं वो भी नहीं समझ सकती। उनको ऐसी ऐसी जनरेशन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको चला भी नहीं सकती है। तो देखिए, शक्ति तो यूथ के हाथ में है, आज के हाथ में। तो जो, और वही चीज़ मैं बार बार पॉलिसी मेकर्स को भी बोलता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स में जो पूरी जनरेशन है ना, बूढ़ों की हो चली है। तो उनके विचार कैसे बदलें, वो कैसे जो नए चैलेंजेस हैं उनको फेस तब करेंगे जब वो टेक्नोलॉजी समझेंगे। उस हर चीज़ में अगर सोचेंगे कि यहाँ रोड़े लगा दो, यहाँ रोक दो, इससे ये खतरा है, इससे वो खतरा है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको समझना ज़रूरी है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो जो लोग समझ रहे हैं उनकी बात सुननी ज़रूरी है। और कौन लोग समझ रहे हैं, कौन लोग समझ सकते हैं, समझ रहे या नहीं समझ रहे, पर कौन लोग समझ सकते हैं, वो यूथ है। और यूथ में वो शक्ति है आज, उस शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है और उसको लेकर के बदलाव लाना ज़रूरी है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर क्या कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई ऐसा मैसेज जो समाज में जाना चाहिए? मैं तो वही मैसेज ही देता रहा हूँ। आप कोई भी मैसेज चुन लीजिए, जो जो मैंने कहा उसको डाल दीजिए मेरे मैसेजेस में। सर हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, हाँ जी। तो अब हम, जैसे आपने अभी बात किया था गेम का, तो अब मैं आपको गेम खिलाऊंगी। चलिए। तो मेरे पास कुछ कार्ड हैं, तो आपको मतलब मैं एक कार्ड दिखाऊंगी और उसमें से आपको आंसर करना है, ठीक है? अब इसके बारे में बात करिए। पर्पस ऑफ लाइफ, तो सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपको क्षण मिल रहे हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उठाइए। क्योंकि बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं, आप सोचें कि बहुत बड़े-बड़े मैं अचीवमेंट कर लूँगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, मैं आईएएस अफ़सर बन जाऊँगा, मैं थिंक टैंक का हेड बन जाऊँगा, उसका कोई मायने नहीं है। तो जो छोटे-छोटे क्षण हैं, जो मोमेंट्स हैं, उनको जीना सीखिए। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए। और दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। देखिए, शीरोज़ के साथ मिल करके मैंने कितना कुछ सीखा आप लोगों से। जो जो हिम्मत मैंने देखी है, जो एक बिल्कुल एक फौलादी हिम्मत देखी है, जिसमें मैंने ये देखा है कि किस तरीके से, जिसको लेकर के सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो, इससे शर्मिंदगी होनी चाहिए, वो नहीं, वो शर्मिंदगी नहीं है। वो हमारा बैज ऑफ करेज है, वो हमारी हिम्मत का प्रतीक है। उसको तो हम बिल्कुल क्राउन की तरह पहनते हैं लोगों के सामने, ताज की तरह पहनते हैं सर पे, कि देखो हम वो हैं जो तुम नहीं हो, तुम क्या सोचते हो, फौलाद है हम में। तो ये हर देखो, हर चीज से सीखने को कुछ मिलता है।
तो हर ये जो क्षण है, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, उनसे हम लोग सीखने कुछ ना कुछ सीखें, पाएं, और बहुत कुछ अभी है जो हमको पाना है। मैरिज। मैरिज का तो आप बताइए क्या सोचती हैं? मेरे तो शादी हुए कितने साल हो गए? 37 साल हो गए हैं। सर मेरी तो तो हुई नहीं। तो मैं अगर मैरिज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूंगा, मेरे घर जाके पिटाई हो जाएगी। तो सर अच्छा ही बोल दीजिए तो ताकि हमें भी अच्छा लगे क्योंकि हम तो किए हुए नहीं है। तो मैं तो मैरिज के बारे में बुरा बोल ही नहीं सकता हूँ, मैंने पिटना नहीं है। पर देखिए, मैरिज अल्टीमेटली इंडिविजुअल चॉइस होती है। मैं नहीं कहता कि मैरिज बी ऑल एंड एंड ऑल है। और आज के युग में जब बदल रहा है, कई तरीके के रिलेशनशिप आज डेवलप हो रहे हैं। बिल्कुल। वो सब, ये हर चीज निर्भर करती है। देखिए, चाहे मैरिज है, चाहे कोई भी चीज है, ये समय और काल पर डिपेंड करती है। सब चीज का रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है। आज मैरिज क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस भी हो रही हैं। आज ये जरूरी नहीं, सेम सेक्स मैरिज भी होती हैं। बिल्कुल। सब चीजें होती हैं। तो देखिए, ये सोच निरंतर बदलता रहता है, और जिस चीज में, और समाज तो डायनामिक है, चेंज होगा। ऐसा नहीं कि पुरानी रूढ़ियां चलती रहेंगी। बदलाव ही नियम है, और कोई नियम नहीं है। चेंज इज इटर्नल। तो मैरिज के बारे में भी कई आपको कंट्रोवर्सीज मिलेंगी, कई सारे विचार मिलेंगे। तो हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना नजरिया विचार मैरिज के बारे में। मैंने कहा, मैं तो कई साल से मैरिड हूँ, मेरी उम्र अब क्या 3 साल में 70 हो जाएगी, तो मैं तो सेटल्ड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैरिज से। बिल्कुल। सर हमारा लास्ट कार्ड है ये। मी टाइम। मेरा मी टाइम क्या है? अपने डॉग्स के साथ, जानवरों के साथ, नेचर के साथ, वो मेरा मी टाइम है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है उनके साथ समय बिताना, क्योंकि जो आपको प्यार मिलता है जानवरों से, नेचर से जो प्यार मिलता है, जो एक फीलिंग आती है ना, एक वननेस की, कि ये हम इसको बिलोंग करते हैं, ये हमारी है, ये हमारी माँ है। वो एक एहसास बहुत ज़रूरी होता है। और जो सुकून मिलता है, वो सुकून कोई भी पद आपको नहीं दे सकता है। तो मेरा मी टाइम वही है, ना पढ़ना ना लिखना, सिर्फ अपने जानवरों के साथ समय बिताना। थैंक यू सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ। आई होप ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ चर्चा करने में, और शायद मुझे फिर पता नहीं इसके बाद मौका देंगे कि नहीं देंगे। अरे बिल्कुल सर, क्यों नहीं देंगे। आपके पास इतनी जानकारी है कि मेरे सवाल रखे रह गए और हमारी बातचीत पूरी नहीं हुई। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।